हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 इयर्स प्लान का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। जैसे कि मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस टाइम हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो ऐसी सिचुएशन से हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना हमारे देश के लीडर्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने 5 इयर्स प्लान को अपनाया। तो शुरू के 3 पार्ट्स के अंदर पूरा बेसिक इस चैप्टर का कैसे स्टार्टिंग थी, क्या था, सब कुछ बता चुका हूँ। आज मैं इसका पार्ट नंबर 4 अपलोड करने वाला हूँ और पार्ट नंबर 4 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम इस चैप्टर की पढ़ने वाले हैं कि जब हमारे देश में 5 इयर्स प्लान बनाए गए तो उनके क्या टारगेट्स थे। 5 इयर्स प्लान के बड़े बड़े टारगेट्स क्या थे। तो देखो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे जो 5 इयर्स प्लान थे, 5 इयर्स प्लान के हमारे सामने 2 टारगेट हम लोगों ने बनाए थे। एक जो टारगेट बनाए थे हम लोगों ने, वो बनाए थे शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म 5 इयर्स प्लान के एक थे शॉर्ट टर्म टारगेट्स और दूसरे थे लॉन्ग टर्म टारगेट्स। ठीक है, इसे हम लोग जर्नल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 इयर्स प्लान। तो 5 इयर्स प्लान जब बनाया गया तो 2 ऑब्जेक्टिव थे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो थे जिसे 5 इयर्स के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। जस्ट लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि 3 नए स्कूल्स बनवाने हैं हमारे को इस 5 इयर्स प्लान में, इस पर्टिकुलर प्लेस पे 3 स्कूल बनवाना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे 5 इयर्स प्लान में आसानी से अचीव किया जा सकता है। जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 में। तब से हमारे इंडियन गवर्नमेंट का हर बार टारगेट रहा है कि किसी तरीके से हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट आज भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया उस टाइम के मुकाबले, लेकिन खत्म पूरा नहीं हुआ। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि हमारे 5 ईयर प्लान का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में 5 ईयर प्लान के सिर्फ लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या थे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या थे, वही हमारे को पढ़ने हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग लॉन्ग टर्म टारगेट्स ऑफ 5 ईयर प्लान भी बोल सकते हैं। तो 4 बेसिक गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का 4 बड़े बेसिक गोल्स थे और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे है ग्रोथ। ग्रोथ का लेना देना आपको पता ही है, जीडीपी से होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब आपको पता होता है कि देश के अंदर टेक्निक और सोसाइटी को जब चेंज किया जाता है तो हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन हो गया। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, खुद के ऊपर डिपेंड होना, यानी कि सिर्फ खुद के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना, सेल्फ रिलायंस कहलाता है। और उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि देश के अंदर गरीब और अमीर का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाए, अमीर ज़्यादा अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाए, उसे हम लोग इक्विटी कहते हैं। तो ये 3 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं 5 ईयर प्लान के और ये तीनों ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने पहले 5 ईयर प्लान से लेकर आज तक गवर्नमेंट के 4 ऑब्जेक्टिव रहे हैं। लेकिन ये 4 ऑब्जेक्टिव आज भी पूरी तरीके से पूरे नहीं हुए, इसीलिए इसे 5 ईयर प्लान के हम बोल सकते हैं कि ये फॉरएवर ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान के। 5 ईयर प्लान जब तक अपनाया गया, ये ऑब्जेक्टिव हमेशा 5 ईयर प्लान के अंदर रहा है। 5 ईयर प्लान का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। इसी को हम डेवलपमेंट या फिर इंक्रीज इन जीडीपी। देखो, जब जीडीपी बढ़ता है तभी देश का डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ होता है। तो 1 बाय 1 करके समझते हैं कि क्या मतलब होता है। ये हमारे 5 ईयर प्लान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है या फॉरएवर ऑब्जेक्टिव भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि जीडीपी बढ़ता है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप बढ़ने लग जाती है, ग्रोथ भी हो जाता है, सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। तो जीडीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हर बार के 5 ईयर के प्लान में। ठीक है, The stagnation during the British rule forced the planners to make the economic growth at the first and the foremost objective of Indian plans। सबसे पहले नंबर की बात कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में गए तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट थी। तो प्लानर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, प्लानर्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था ये था कि किसी तरीके से देश का इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए। ये उनका सबसे पहला और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था। ग्रोथ रेफर टू, ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर इंक्रीज करना, क्या, कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब किसी देश में गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि जी देश में ग्रोथ हो गया। और ग्रोथ के बारे में क्या बोला गया, ग्रोथ के बारे में 3 बातें बोली गई, 3 पहचान बोली गई। पहला ग्रोथ के बारे में बोला गया कि जब देश के अंदर लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, जब देश के अंदर प्रोडक्टिव कैपिटल यानी देश के अंदर प्रोडक्शन के लिए पैसा बढ़ने लग जाए,
लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, जब ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग की सर्विसेज देश में बढ़ने लग जाए और देश के अंदर प्रोडक्शन करने की इफिशिएंसी बढ़ने लग जाए, गुड्स और सर्विस को बनाने की इफिशिएंसी बढ़ने लग जाए, तो समझ जाना कि आपके देश की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ के बारे में 3 बातें बताएगी। अ गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को चेक करने का सबसे बढ़िया इंडिकेटर होता है जीडीपी, जैसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म, देश में ग्रोथ को नापने का सबसे बढ़िया इंडिकेटर क्या है, जीडीपी है। अब आगे चलते हैं, जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का सिंपल मतलब होता है कि एक साल के अंदर किसी इकोनॉमी के अंदर कितने फाइनल गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है किसी भी कंट्री के अंदर, किसमें, एक साल के अंदर, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, जीडीपी कह देते हैं, ठीक है। तो जीडीपी का सिंपल मतलब मैंने आपको बता दिया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में, उसे हम लोग कह देते हैं कि भाई देश की जीडीपी है। जीडीपी ऑफ द कंट्री इज ड्राइव फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर। जीडीपी कैसे बनता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन करा गया, जीडीपी में वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना प्रोडक्शन है, सर्विस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन है। किसी भी देश की जब जीडीपी निकालते हैं तो हम तीनों, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और सर्विस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जब तीनों के प्रोडक्शन को निकाल देते हैं तो उस देश की क्या निकलती है, जीडीपी। तो जीडीपी में तीनों सेक्टर का रोल है, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो हमारा सर्विस सेक्टर हो। तो पहले नंबर की बात मैंने आपको जीडीपी बता दी। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो हमारे देश के जो प्लानर्स थे उनका टारगेट था कि हम अपने देश की जीडीपी को हर साल कम से कम 10 लेकर चलेंगे। 10% की जीडीपी से हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे ईयर्स में हमने अपनी जीडीपी को बहुत अच्छे परसेंटेज पे पहुंचाया, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हर साल 10% की जीडीपी से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ऐसा नहीं हो पाया। इंडिया की जो जीडीपी है वो 10% से बहुत सालों में कम भी रही है। तो जीडीपी को एक बेटर लेवल पर लेके जाना हर बार के 5 ईयर्स प्लान का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो 5 ईयर्स प्लान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है देश के अंदर जीडीपी को बढ़ाना। दूसरे नंबर पे है मॉडर्नाइजेशन। अब ये मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है किसी भी देश के अंदर टेक्निकल और सोशल चेंज लेकर आना। सिर्फ टेक्निकल चेंज से काम नहीं चलेगा या सिर्फ सोशल चेंज से काम नहीं चलेगा। जब देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और जब देश के अंदर सोशल चेंजेस आएंगे अच्छे वाले, तो हम बोल देंगे कि देश का क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, एग्रीकल्चर के अंदर बेटर टेक्निक का इस्तेमाल करना, इंडस्ट्रीज के अंदर बेटर प्लांट और मशीनरीज का यूज करना, सर्विस सेक्टर के अंदर बेहतरीन मशीनरीज का यूज करना, ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन का एग्जांपल है। दूसरा, सोशल मॉडर्नाइजेशन भी होता है। सोशल मॉडर्नाइजेशन भी, अगर हमारे देश के अंदर मेन और विमेन को इक्वल राइट नहीं दिए जा रहे, विमेन को राइट नहीं दिया जा रहा कि वो जाकर ऑफिसेज में काम करें, वो जाकर कंपनी और फैक्ट्रीज में काम करें, वो एंटरप्रेन्योर बने, तो फिर इसका मतलब हमारे देश के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, हमारे देश में सोशल मॉडर्नाइजेशन नहीं आ रहा। तो किसी भी देश की तरक्की के लिए सोशल और टेक्नोलॉजिकल दोनों मॉडर्नाइजेशन की जरूरत होती है। आपको पता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया कितना ज्यादा पीछे था, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर देश में था ही नहीं और एग्रीकल्चर के अंदर आपको पता है हालत कितनी बुरी थी। और सोशल मॉडर्नाइजेशन आप इसी से पता लगा सकते हो कि जो लिटरेसी रेट था, विमेंस का जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 7% था। विमेंस को बाहर जाकर काम करने की आज़ादी नहीं थी, उनको एजुकेशन तक की आज़ादी नहीं थी, ठीक है। तो आपको इसी से पता लगता है कि कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट खराब था उस टाइम पे। तो मॉडर्नाइजेशन का सिंपल मतलब क्या है, अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे कि मॉडर्नाइजेशन एम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन कहता है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि फैक्ट्री के अंदर नई मशीन वगैरह का एग्जांपल करना। चेंज इन सोशल आउटलुक, मॉडर्नाइजेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट टू विमेन। कह रहे कि जब विमेन को इक्वल राइट देश में दिया जाएगा तो हम बोलेंगे कि देश में सोशल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अ सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज्ड एंड प्रोस्पेरियस टू इट मेक यूज द टैलेंट ऑफ विमेन इन द वर्क प्लेस। एक सोसाइटी को हम बोल सकते हैं कि उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ जब वो वर्क प्लेस पर
विमेंस के टैलेंट को भी यूज करे, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में उनका भी सहयोग ले। नेक्स्ट लाइन बच्चों थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, मॉडर्नाइजेशन इन द वर्ड ऑफ ड्राफ्ट आउटलाइन इन 6th प्लान। हमारे 6th प्लान के अंदर, 6th 5 ईयर प्लान के अंदर मॉडर्नाइजेशन को एक बार एक्सप्लेन किया गया। क्या बोला गया? शिफ्ट इन सेक्टरल कॉम्पोजिशन। देखो देश के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ना के बराबर था। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल के लाओ और उन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले जाओ, उनको सर्विस सेक्टर में ले जाओ, ताकि तीनों सेक्टर का बैलेंस बन जाए, तो हम कहेंगे कि मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है। ऑफ प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज के अंदर डाइवर्सिफिकेशन लेकर आओ। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो हर चीज का डेवलपमेंट देश के अंदर होना चाहिए। इंडस्ट्री में बहुत तरीके की इंडस्ट्री है, तो हर तरीके की इंडस्ट्री इंडिया में होना चाहिए, इसे कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को एडवांस करो, और इंस्टीट्यूशनल, जो आपके इंस्टीट्यूशंस है उनका इनोवेशन करो, जैसे कि स्कूल्स को और बेटर करो, यानी कि स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन देना शुरू करो, हॉस्पिटल को और मॉडर्न करना शुरू कर दो और नया करना शुरू कर दो, यानी कि उनके अंदर इनोवेशन लेकर आओ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू 6th प्लान, हमारा 5 ईयर प्लान क्या डेफिनेशन देता है मॉडर्नाइजेशन की, ठीक है। तो कुछ वर्ड है जो लिखे गए कि मॉडर्नाइजेशन, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे 5 ईयर प्लान का दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में चेंज लाना और सोशल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज लाना, दोनों चीजें मिलाकर मॉडर्नाइजेशन देश के अंदर लाती है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है यहां पर कि मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉन्ट्राडिक्शनरी है, ठीक है। अब दोनों का मतलब समझना। जो पहले के लीडर्स थे जब हमारा देश आजाद हुआ तो उनका मानना था कि देश में मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन आने से क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन आने से देश के अंदर टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, देश के अंदर सोशल इन्वायरमेंट अच्छा होगा। इससे क्या होगा? देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की पर कैपिटल इनकम अच्छी होगी और लोगों की लिविंग अच्छी हो जाएगी। पहले के लोगों का ये मानना था कि मॉडर्नाइजेशन अच्छा होने से लोगों के अंदर, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मॉडर्नाइजेशन बढ़ने से। लेकिन आजकल क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, आजकल जो मॉडर्नाइजेशन है वही हमारा दुश्मन बना हुआ है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से चेंज आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर। स्टिल इंडिया में भी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही है तो वो नई टेक्निक के साथ काम करना पसंद कर रही है। अब इस मॉडर्नाइजेशन के बारे से हुआ क्या? पहले के लोगों को क्या मानना था कि मॉडर्नाइजेशन आएगा तो देश के अंदर आउटपुट बढ़ेगा, देश के अंदर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे हमें ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट बनेगा, लोगों की कैपिटल पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्निक बेटर होती जा रही है तो टेक्निक बेटर होने की वजह से जो लोग हैं, जो लेबर है, उनकी जरूरत हमारे को कम पड़ रही है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, पहले हम बैंक में जाते थे तो डिपॉजिट करने के लिए 6 से 7 काउंटर होते थे। डिपॉजिट लेने के लिए 6 से 7 काउंटर होते थे। अब वो 6 से 7 काउंटर की जगह एक बंदा बिठा दिया है और उसकी जगह एक मशीन ला के रख दिया। एक मशीन ने अकेले 5 लोगों का काम करना शुरू कर दिया। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से अब क्या हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट देश में क्या होता रहा है? घटता जा रहा है। अब हमारे देश के जो लीडर्स हैं उनके सामने एक जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है कि जॉब नहीं मिल रही। देखो देश का ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन में क्या हो रहा है? अभी टेक्नोलॉजी अच्छी होती जा रही है तो देश का ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही। तो जॉबलेस ग्रोथ की जो दिक्कत है वो पैदा होती जा रही है। तो यही बात बताया जा रहा है कि पहले के लीडर्स का मानना था कि मॉडर्नाइजेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट। मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है लेकिन उल्टा एम्प्लॉयमेंट और कम होने लग रहा है। तो पहले के लीडर्स का मानना था मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन अब ये बन चुका है क्या? कॉन्ट्राडिक्शनरी। ठीक है, अब समझना, मॉडर्नाइजेशन एज द प्लानिंग ऑब्जेक्टिव वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्राडिक्ट। जब प्लानर्स ने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया और मॉडर्नाइजेशन की बात करनी शुरू करी तो उन्हें नहीं पता था, उनको लगता था कि मॉडर्नाइजेशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मॉडर्नाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
एज गोल ऑफ प्लानिंग वर टेकन टू कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पहले के लोगों का जब 5 इयर्स प्लान बनाया जा रहा था तो उस टाइम जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए 5 इयर्स प्लान के, तो लोगों का ये मानना था, लीडर्स का मानना था कि मॉडर्नाइजेशन देश के अंदर क्या करेगा, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन द टू वॉज एक्सपेक्टेड टू वर्क एज अंडर। और कैसे बढ़ाएगा जरा समझना। पहले के लीडर्स मानते थे मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? मॉडर्नाइजेशन लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। मॉडर्नाइजेशन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, है ना, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी लीड टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन का लेवल काफी हद तक बढ़ेगा। हाई लेवल ऑफ इनकम, जिससे लेवल इनकम ज्यादा जनरेट होगी इकोनॉमी के अंदर। इंप्लाइंग राइजिंग द डिमांड फॉर अ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस की डिमांड भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड लीड टू एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब देश के अंदर गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ेगी तो उसे बनाने के लिए लोगों की जरूरत होगी, तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ऐसा हमारे लीडर्स का मानना था। लेकिन अब क्या हो रहा है जरा समझना। ये मॉडर्नाइजेशन हमारा ही दुश्मन बन गया है। ये मॉडर्नाइजेशन हमारा दुश्मन कैसे बना, समझना। हाउएवर ऑफ द लेट ऑफ नेचर ऑफ ग्रोथ प्रोसेस हैज टेकन द ड्रामेटिक टर्न। अब मॉडर्नाइजेशन ने एक ड्रामेटिक टर्न ले लिया है। कैसे? टेक्नोलॉजी हैज इमर्ज द प्रिंसिपल ड्राइव ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। टेक्नोलॉजी हमारे देश की ग्रोथ कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है, जिससे देश का ग्रोथ हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। And the nature of technology is such that substituting the labor rather than the supplementing it। अब क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो लेबर को सब्स्टिट्यूट करने लगी है। लेबर को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब, जहां पे पहले 10 लोग काम करते थे, अब एक मशीन आ गई, उन 10 लोगों का काम अकेला कर रही है। यानी कि जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो लेबर को क्या करती जा रही है, सब्स्टिट्यूट करती जा रही है, जिसकी वजह से जॉबलेस ग्रोथ एक इमर्जिंग चैलेंज पैदा हो चुकी है देश के अंदर और हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे प्लानर्स के सामने। तो 5 इयर्स प्लान का अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्फ रिलायंस। यार सेल्फ रिलायंस सीधी सी एक बात कहता है। सेल्फ रिलायंस कहता है कि अपने देश में जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करो और अपने देश की लोगों की जरूरत को खुद ही पूरा करो अपने प्रोडक्शन से। ये है सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस क्या कहता है? सेल्फ रिलायंस अंडर द इंडियन कंडीशन मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। कह रहा है जो चीज बाहर से मंगवाते हैं उसकी नीड को खत्म करो। यानी जो सामान आप बाहर से, जो जरूरतें अपनी बाहर से पूरी कर रहे हो उसको खत्म कर दो। इन अदर वर्ड इट मींस हैव डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट करो किससे? थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, अपने देश के रिसोर्सेज से। यानी कि बाहर से जो कपड़ा आ रहा है यार अपने देश में ही कपड़ा बना लो, बाहर से जो फर्नीचर आ रहा है अपने देश में ही फर्नीचर बना लो, अपने रिसोर्सेज से बनाओ, अपने देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। बाहर से जो मशीनें आ रही है उसको बाहर से मत लाओ, अपने देश का रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मशीन बनाने की कोशिश करो ताकि आपके लोगों को ही क्या मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो इससे क्या होगा? सेल्फ रिलायंस पैदा होगा। टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन द 5 years प्लान स्ट्रेस्ड on the use of own resources in order to reduce our dependence on foreign countries। कह रहे कि हमारे 5 years प्लान में जो हमने मॉडर्नाइजेशन करा, जो हमने अपने देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करा, उसका एक पर्पस ये भी था कि हम किसी तरीके से फॉरेन डिपेंडेंस को क्या कर सके, अपनी कंट्री के अंदर से खत्म कर सके। देखो सेल्फ रिलायंस सीधी सीधी बात कहता है कि अपने देश में अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी जरूरत की चीजें बनाओ, जिससे क्या होगा? फॉरेन डिपेंडेंस खत्म होगा। यानी हम विदेशों के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, उनकी इंटरफेरेंस भी हमारे देश के अंदर से खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आगे की बात क्या कहता है? द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज कंसीडर्ड एज नेसेसिटी बिकॉज ऑफ 2 रीजन। कह रहा है कि आज इंडिया जैसे देश के लिए सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा समझना। टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस। इससे क्या होगा? फॉरेन डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। हम विदेश के लोगों के ऊपर, विदेश के कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे इंडिया ने अगर देखा जाए तो फूड के मामले में इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी है, लेकिन आज भी इंडिया का बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाहर से आता है। आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे कपड़े बाहर के बिकते हैं, बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर बाहर की बिकती है। तो हमें इसे क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। आज भी इंडिया डिफेंस की बहुत सारी चीजें बाहर से मंगवाता है, तो क्यों ना हम अपने देश के अंदर ही इस चीज को बनाएं। तो इससे क्या होगा कि फॉरेन डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। टू अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस, और फॉरेन इंटरफेरेंस भी हमारे देश के अंदर से खत्म हो जाएगा। 1965 में पाकिस्तान से हमारा वॉर चल रहा था,
तो पाकिस्तान बहुत तेजी से हार रहा था, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से इंडिया ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया उस वॉर के अंदर। लेकिन उसी टाइम पर यूनाइटेड नेशन का एक ऐलान होता है, यूनाइटेड नेशन का एक संदेश आता है इंडिया के लिए कि वॉर को रोक दिया जाए, वरना इंडिया के फूड सप्लाई को रोक दिया जाएगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा। देखो धमकी मिल गई। क्यों धमकी मिली? क्योंकि उस टाइम पे फूड के मामले में हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, हमारा फूड आता था बाहर से, और इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा यार अगर हम इनसे वॉर खत्म नहीं करेंगे तो हमारे को फूड की सप्लाई बंद हो जाएगी, इतनी बड़ी देश के अंदर पॉपुलेशन है, फिर उनका पेट भी तो भरना है। तो देखो फॉरेन इंटरफेरेंस आता है कि नहीं आता। तो एक बात याद रखना, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होगे तो कोई भी हमारे देश के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। और फॉरेन डिपेंडेंस भी क्या हो जाएगी? कम। हम दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाएंगे। तो इंडिया के जो प्लानर्स थे, जब उन्होंने 5 इयर्स प्लान के ऑब्जेक्टिव सेट करे तो सेल्फ रिलायंस को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। सेल्फ रिलायंस इसीलिए हमारे 5 इयर्स प्लान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव है। बच्चों 5 ईयर प्लान का लास्ट मेन ऑब्जेक्टिव है इक्विटी। अब ये इक्विटी का मतलब क्या होता है समझते हैं। इट इज सो इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आर अवेलेबल बाय ऑल सेक्शन, रिच एज वेल एज पुअर ऑफ द इकोनॉमी। देखो हमारे प्लानर्स का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका बेनिफिट रिच और पुअर दोनों को मिलना चाहिए, यानी हमारी इकोनॉमी के हर सोसाइटी को मिलना चाहिए। तभी तो हमारे देश के अंदर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसी के अंदर आरक्षण का जो कंसेप्ट है वो यहीं से तो आया। आरक्षण के कंसेप्ट में हमने क्या करा, जो हमारे सोसाइटी के अंदर से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे, जिनकी स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने उनको आरक्षण दिया। आरक्षण जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसका? इक्विटी का। इक्विटी यानी कि आरक्षण से सरकार ने जो हमारे देश के पुअर सेक्शन है उनको ऊपर उठाने की कोशिश करी, और रिच को आरक्षण ना देकर उनको और ऊपर उठने से रोकने की कोशिश करी, ठीक है। In addition to the objective of growth, modernization and self-reliance, equity is also important। कह रहे हैं कि जैसे इंडिया के अंदर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस है, सेम ऐसे ही इक्विटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है 5 इयर्स प्लान का। अकॉर्डिंग टू द इक्विटी, एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हर बेसिक नीड, फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। इक्विटी कहता है कि इक्विटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान को उसको बेसिक चीजें मिलनी चाहिए, जैसे कि फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को पूरा नहीं कर सकते, तो इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अपनाई? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी इसीलिए तो अपनाई ताकि हम अपने देश के अंदर इक्विटी ला सके। अमीर तो अपना गुजारा कर लेंगे, अमीरों के पास इतना पैसा है, लेकिन गरीबों के लिए बेसिक नीड, फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है। इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। और जो देश के अंदर इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को क्या करना है? दूर करना है। इन शॉर्ट, equity aims to rise the standard of living of all the people, promote social justice। इक्विटी का सबसे मेन पर्पस है सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना, यानी गरीब और अमीर दोनों लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को एक साथ ऊपर लेकर जाना। एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इक्वल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इक्वल और इक्विटेबल, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन would means every individual in the society gets the same share in the country national income। भाई सीधी सी बात कहता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि हमारे देश में हर बंदे की इनकम बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये तो दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर एक रेडी चलाने वाले बंदे की इनकम और एक डॉक्टर, एक सर्जरी करने वाले की इनकम बिल्कुल एक जैसी कर दोगे, तो वो जो सर्जरी करने वाला बंदा है वो इतनी मेहनत ही नहीं करेगा पढ़ने के लिए। तो ये तो कोई भी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि हमारे देश में हर बंदे की नेशनल इनकम बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इट वुड इंप्लाई द सिचुएशन व्हेन द डॉक्टर गेट्स द सेम सैलरी
एज क्लर्क ऑफ द हॉस्पिटल। अगर एक हॉस्पिटल का क्लर्क और एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा डॉक्टर एक जैसी सैलरी पाने लग जाए, तब तो कोई भी सोसाइटी इसको, इस सिचुएशन को मानेगी नहीं। सोसाइटी मतलब कोई भी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। भाई डॉक्टर इतना पढ़ लिख कर डॉक्टर बना और क्लर्क जो एक नॉर्मल सी एजुकेशन के साथ क्या कर रहा है, क्लर्क का वर्क कर रहा है, तो दोनों की सैलरी सेम नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि हमारे देश में जो इक्विटी है वो इक्विटी ये बात नहीं कहती। इक्विटी ये नहीं कहता कि देश में देश में सारे लोगों की इनकम बराबर कर दो, इक्विटी ये नहीं कहता। इक्विटी कहता है कि देश में जो बहुत गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा ऊपर उठाओ, जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स वगैरह लगाकर उनकी इनकम थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करो, ये इक्विटी कहता है। इक्विटी सिंपल सी बात कहता है कि यार देश में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, है ना, देश के अंदर सबको हॉस्पिटल का इलाज तो मिल ही जाना चाहिए क्योंकि वो जरूरी है, देश में हर बच्चे को एजुकेशन तो मिल ही जाना चाहिए, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। ऑन द अदर हैंड रेफर टू सिचुएशन when the difference in income are allowed but only within a certain limit। कह रहा है कि इनकम में डिफरेंस होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंस इतना ज्यादा ना हो कि अमीर और गरीब की देश में एक बहुत बड़ा गल्फ बन जाए, देश के अंदर बहुत बड़ी खाई बन जाए अमीर और गरीब की, ये मतलब कह रहा है।